नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और फिर हाजिर हूं मैं अपने सहयोगी अभय राय जी के साथ में। और दिन बड़ा है। मतदान अगर हो तो सबसे बड़ा दिन होता है। किसी भी पर्व से बड़ा महापर्व होता है, उत्सव से बड़ा महोत्सव होता है। और 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए जो मतदान होने वाला है, सबकी निगाहें इसलिए इस दफा हैं क्योंकि पिछले यानी जो पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें मतदान प्रतिशत कुछ कम रह गया था। तो हिंदुस्तान की आवाम क्या वाकई थोड़ी रिलक्टेंट हो रही है, या वो सिर्फ पहले चरण को लेकर ही एक खुमारी थी जो उतर गई है दूसरे चरण में? इस बार उसकी भरपाई क्या हो पाएगी? इसके साथ ही कई वीआईपी सीटें भी हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट तो राहुल गांधी की सीट वायनाड की है, केरल से। केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव है और वहाँ पर शशि थरूर भी हैं और राजीव चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी से हैं उनके सामने। और राहुल गांधी के सामने आपको पता ही है कि डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। मतलब वैसे तो इंडिया गठबंधन में वामपंथी दल शामिल है, लेकिन वहाँ पर उनको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और बिहार में भी चुनाव है। और बात करेंगे हम राजस्थान की भी महत्वपूर्ण सीटें हैं। वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कैसे पूरी लाइमलाइट लूट कर रखी हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभय जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पहले चरण का जो एक कहे मतदान में थोड़ी खुमारी दिखाई पड़ी थी, वो उतरेगी इस बार? आपको लगता है तंद्रा टूटेगी? काफ़ी मेहनत करने लगे हैं एकदम से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले, खास तौर से। बिल्कुल बिल्कुल देखा होगा कि आपने, जैसे प्रधानमंत्री खुद ने उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। और चुनाव आयोग भी, मुझे लगता है कि उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे मतदान बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग का यही दावा था कि इस बार चुनाव में हमने जितने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली बार से कम 4% मतदान अपने आप में 1% आधा फीसदी कम से होना बड़ी काफी बात है, अंतर हो बिल्कुल। जाता है। तो 4% मतदान जो है वो कम होना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और बीजेपी के लिए इसलिए चुनौती है कि बीजेपी को लग रहा था कि इस बार के चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर अपनी गारंटियां गिना रहे थे और देश को 100 दिन का एजेंडा भी पेश कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा था, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद जो है खासकर विपक्षी पार्टियां काफी आक्रामक हो गई। हाँ। उनका आक्रामक होना अपने आप में देखा। और शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है वो उसका एक कारण भी हो सकता है कि वो जिस तरीके से अपने मुद्दे, उसमें मुस्लिम, आपने देखा मंगलसूत्र का मामला आया, वो मतलब कांग्रेस की जो जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बयान आ रहे हैं, बिल्कुल। उस बयान को बिल्कुल वहां से उठाना और कैसे उस पर हमला करना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरे चरण का मतदान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे में सबसे जो जिसको कह सकते हैं वीवीआईपी सीट है, वो केरल में वायनाड सीट वायनाड है। है, राहुल और गांधी की केरल सीट है। में उनकी सीट है, शशि थरूर है उनके खिलाफ, राजीव चंद्रशेखर हैं, और एक सीट और है जो केसी वेणुगोपाल की सीट, जी, अल्पुचा। केसी वेणुगोपाल का नाम ये लेना जरूरी है, क्योंकि आप समझ कर चलिए कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के अंदर जो वामपंथी विचारक हैं, जिन्होंने पूरा जो है राहुल गांधी का जो कांग्रेसीकरण से जो वामपंथीकरण कर दिया है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा अभय जी, जिस तरीके से स्थितियां वहां पर है। तो क्या ये केरल के बारे में जो वायनाड सीट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने आप तो तमिलनाडु भी गए थे और वहां तक बॉर्डर तक गए थे, जी। तो आपने उस चीज को वहां किस तरीके से देखा कि वहां केरल में तो खैर जो वो गठबंधन ही होता है, कांग्रेस का गठबंधन है, एक लेफ्ट का एलडीएफ गठबंधन है। यूडीएफ ये कई दशकों से ये राजनीति जी चली आ रही है, बिल्कुल। बारी बारी से। हाँ, तो कभी वहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक जी फ्रंट, जी, कभी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैसे इसी लगता का। है उनके में समझौता है कि एक बार आप आओगे, एक बार मैं हाँ, आऊंगा। जैसे एक समय डीएमके जी आईडीएमके होता था, वहां जी पर जी। होता था तो उस तरीके से। उसकी राजनीति कुछ जो खासकर जो वायनाड की राजनीति है, उसके बारे में मैं जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को कुछ। दरअसल अभय जी देखिए, वायनाड में समस्या यह है कि राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस उत्तर भारत की तुलना में मजबूत दिखाई पड़ रही है। बल्कि मैं कहूँ पश्चिम या नॉर्थ ईस्ट किसी भी तुलना में अगर आज की तारीख में सबसे मजबूत अगर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस, तो वो दक्षिण भारत में दिखाई पड़ रही। क्यों हो भी ना, कर्नाटक जैसे राज्य में उसकी सरकार है, तेलंगाना में उसकी सरकार है। और राहुल गांधी को जब अमेठी की परंपरागत सीट से हार मिली, तो वायनाड ने पिछली बार उनको संसद पहुंचा दिया, लोकसभा पहुंचा दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से वामपंथी दल जो उनके सहयोगी हैं, और किसी डमी उम्मीदवार को नहीं,
अगर इतने बड़े प्रत्याशी को उतारा गया है तो उसके क्या मायने हैं समझने की जरूरत है, क्योंकि वो चाहते नहीं है। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर की तो बातें अलग है, लेकिन उनको भी पता है कि केरल में ये जो एलडीएफ और यूडीएफ का जो चलता है मामला, और पिछली बार आपको मालूम है कि एलडीएफ ने कैसे रिपीट कर लिया अपने आप को, वरना बारी बारी से होता था, लेकिन एलडीएफ रिपीट कर चुकी। तो अब वो सत्ता में वामपंथी दलों के लिए पश्चिम बंगाल जाने के बाद तो ले दे के एक बचा ही यही है। त्रिपुरा भी चला गया, छोटा राज्य सही था, वो भी सरकार भी जाते रहे। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में उन्होंने ये तो तय कर लिया है कि भाई भाजपा को हराना है, लेकिन अपने आप को कम करने की स्थिति में नहीं, मजबूत करना है। तो अब ये स्थिति वहां पर है। और दूसरा शशि थरूर के सामने भी मुकाबला खड़ा है, वहां पर भी जो है आप देखिए ना, राजीव चंद्रशेखर को भारतीय जनता मंत्री उतार दिया, और राहुल की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा के रखा हुआ है। तो मिला के राहुल की घेरेबंदी तो मतलब उनके विपक्षी भी कर रहे हैं और उनके सहयोगी भी कर रहे हैं। समस्या ये है। एक सवाल मैं इसी में इंक्लूड कर दूं। जी, क्या आपको लगता है कि जैसे वायनाड में राहुल गांधी इस बार पहले की अपेक्षा जो है काफी घिरे हुए दिख रहे हैं? जी, शायद एक चर्चा है कि वो फिर से अमेठी में से पर्चा भर सकते हैं। तो ये कितनी मतलब ये अटकलें हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जमीनी तौर पे इस पे उम्मीद भी है? नहीं, वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये तय है। मतलब अब इसमें कोई शंका नहीं है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव के लिए पर्चा भर रहे हैं, बताइए आपको। तो अखिलेश भी होंगे और राहुल भी होंगे। तो यूपी के जो दो लड़के हैं, दो लड़कों का साथ उस बार पसंद आया हो ना आया हो, लेकिन ये दो लड़के इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रहे। माहौल बनाने की भी कोशिश है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, इतनी आसान नहीं होगी राह स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में, अगर राहुल गांधी वहां लड़ते हैं। क्योंकि देखिए समस्या ये है कि स्मृति ईरानी, इसमें कोई दो राह नहीं है कि राहुल गांधी की तुलना में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया, अपना मकान ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी चीज़ें जाते दिखाई पड़ रही। लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ पर लोग, उनको लगता है कि यार पिछली बार राहुल गांधी, मतलब गांधी परिवार को हमने यहाँ पर ऐसा मतलब इनका डब्बा बंद कर दिया, तो कहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से विपक्ष शून्य हो गया। तो मुझे लगता है कि जो विपक्षी वोट है वो बटेगा नहीं वहाँ पर। तो चुनौती वहाँ पर अच्छी होगी अमेठी में। और राहुल के लिए जरूरी यह है कि पार्टी के काडर पे अगर उनको दांव लगाना है, पार्टी के काडर में जान फूकनी है, तो उनको खुद को अपने आप को उतारना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो उनको भगोड़ा साबित कर दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां से भी भाग गए, यहाँ से भाग गए। अभी हिमंतो बिश्व शर्मा को सुन रहा था मैं, तो हिमंतो बिश्व शर्मा कह रहे थे, वो कहते हैं अपने आप को तपस्वी। उनसे पूछा गया, बोले काहे कि तपस्वी, वो तो अगर तपस्वी थे तो वहाँ हारने के बाद क्यों अमेठी छोड़कर भाग गए। तो वो दाग भी धोने हैं। ये दबाव जो पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों एक बयान में उन्होंने कहा कि ये वायनाड से भागेंगे और अमेठी से तो ये भागे ही हैं, लेकिन 26 तारीख को जब मतदान केरल में खत्म हो जाएगा दूसरे चरण का, तो इनकी टीम एक सीट खोज रही है। तो आपने जो कहा, मुझे लगता है कि ये सीट जो है अमेठी उनकी अच्छा, इसीलिए भरी भी नहीं उन्होंने। दो कारण है, एक तो वायनाड में तब तक मतदान हो चुका होगा, और दूसरा क्या होगा कि अमेठी में मतलब चूंकि अगर अमेठी से भी लड़ रहे तो वायनाड में मैसेज जाता, अच्छा ऐसा क्यों भाई, यहाँ से भी लड़ रहे हैं वहाँ से भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब वहाँ मतदान हो चुका होगा तो उसके बाद वो अमेठी में जाएंगे। तो उनके पास समय था, उसका उन्होंने सदुपयोग किया। और दूसरा ये था कि वो सरप्राइज एलिमेंट चूंकि बीजेपी देती है ना, चूंकि बीजेपी तो जब विपक्ष में थी तो भी उसकी, आप देखिए सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग किस्म की होती। सोनिया गांधी को जब बेल्लारी लड़ने जाना था तो उनके लिए सीट खोजी गई रायबरेली के साथ साथ, लेकिन रायबरेली में तो जो चुनौती दी गई सो दी गई। बेल्लारी में भी सुषमा स्वराज चुनाव लड़ने पहुंच गई थी। उन्होंने कन्नड़ से लेकर क्या बहुत तो मतलब इन्होंने भी इस बार बहुत छिपा के रखा, एंड टाइम पे अपने पत्ते खोले हैं, अखिलेश ने भी और राहुल ने भी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव है इनका, मतलब चुनौती देने के लिहाज से। एक बात और जोड़ना चाहूंगा अभय जी, चुनाव में मतदान इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया। ऐसा नहीं, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को नोटिस, बिल्कुल राहुल गांधी को नोटिस, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा। तो कुल मिला के ये जो बात चल रही थी कि बिल्कुल रिलेक्टेंट है चुनाव आयोग उदासीन है, किसी पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरीके से चुनाव आयोग का सीधे उनके अध्यक्ष को संज्ञान लेना, और उसके बाद राहुल गांधी का भी संज्ञान, एक जाति की बात कर रहे हैं, एक ने धर्म की बात की है। दोनों मसलों पर वो जो
लिया है। जो तो इसके ध्रुवीकरण की जो कोशिश, तो ये घटनाक्रम के बाद निश्चित तौर पर नीचे कुछ तो आग जरूर लगी होगी। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे जी नहीं समझ में आई कि इस बार जो चुनाव इन लोगों ने जो किए हैं, वीकेंड लंबा क्यों दे दिया? क्योंकि शुक्रवार जैसे ही आप करते हैं छुट्टी होती है। दरअसल दिक्कत है शहरी इलाकों के लोगों की कि उनको वोटिंग से ज्यादा जो है छुट्टी भाती है। अब उनको लगा शुक्रवार की छुट्टी ली, अब सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड। ये ज्यादातर मैं देख रहा हूँ चार शुक्रवार पड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये चुनाव आयोग ने क्या, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा। ये हर आदमी के जहन में ये सवाल है कि एक तो इतना लंबा, हाँ आप देखते थे कि 15-16 मई तक सारा कुछ हो जाता था और 10 दिनों में सरकार जो है वो तो अपने सहूलियत के हिसाब से लोग बना लेते थे। लेकिन इस बार का चुनाव ही 1 जून तक है। ये अपने आप में, और दूसरी चीज ये है कि ये आपने देखा होगा कि इस बार गर्मी भी बहुत जल्दी पड़ी। हाँ आपने देखा कि फरवरी के लास्ट होते होते बहुत तेज धूप होने लगी। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने इतना लंबा, और आप देखिए अभी हम लोग आ रहे थे तो कितनी, जैसे लग रहा है कि लू के थपेड़े चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी अप्रैल में, जबकि ये मई के मिड तक चलता था। जी। तो अब चुनाव आयोग ने किस सहूलियत के हिसाब से, वो तो उसकी अपनी सहूलियत के हिसाब से या क्यों उन्होंने किया, अब तो चुनाव आयोग। हाँ, लेकिन ये जो वीकेंड वाला जो इन्होंने रखा है, तो इन्होंने छुट्टी मनाने का मौका क्यों दे दिया लोगों को, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चूंकि लोग वैसे ही वोट डालने जाने के प्रति बड़े उदासीन होते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति। लेकिन अब है जी, 2 बहुत बड़े राज्य छूटे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में इस बार हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस काफी मीठ है, और बिहार में भी काफी मजेदार है। बिहार देखिए, बिहार पहले उत्तर प्रदेश पे ही आ जाते हैं जी। उत्तर प्रदेश, जहाँ तक आप तो गए भी हैं, आपने तो बुलंदशहर से लेकर उधर मेरठ जितने भी थे आपने पूरा दौरा किया। तो मैं तो संक्षिप्त में आ रहा हूँ, लेकिन आपसे पूरा बेहद बोलूंगा जी। तो अब जैसे मथुरा में तो मान के चलिए कि तीसरी बार हेमा मालिनी का है, और वो एक सेलिब्रिटी चेहरा है। भले काम, आप भी मथुरा गए हैं, हम भी गए हैं, बहुत सारे लोग, मथुरा हमारा धार्मिक स्थल है बिल्कुल। तो जितना उनको मौका मिला, मुझे नहीं लगता है कि मथुरा में वो विकास नजर आता है। ये अपने आप में भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अरुण गोविल के लिए इस बार जो है मेरठ में एक जमे जमाए अग्रवाल साहब को हटाकर और उनको लाना, खैर ये भी शायद उसी बिरादरी से आते हैं, तो बिरादरी का तो बड़ा महत्व होता है खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो मैं इन सीटों पर, बुलंदशहर में भोला सिंह थे, उनको टिकट दिया गया है। और अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में गौतम साहब हैं, वो काफ़ी पहले से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में। गाजियाबाद की सीट जो है, मैं यहीं से शुरू करूँगा। गाजियाबाद की सीट जो है, ये भले ही वो मथुरा और ये सेलिब्रिटी लोग हैं, लेकिन गाजियाबाद सीट की बहुत चर्चा है, जहाँ की वहाँ से क्षत्रियों का जो उद्गार उठा है, आवाहन उन्होंने किया है। तो ये इस चरण में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अभय जी, वैसे अगर आप पहले देखेंगे तो जब जनरल वीके सिंह के पहले वहाँ गोयल ही चुनाव जीतते थे, कभी कांग्रेस के कभी बीजेपी के। तो वो सीट पर मतलब वहाँ बनिया भी काफ़ी रहे। लेकिन गाजियाबाद सीट की चर्चा इसलिए क्योंकि जनरल वीके सिंह भारतीय आर्मी से जुड़े हुए रियल हीरो जो होते हैं, उनकी वैसी छवि थी। और वो पैरा ट्रूपर्स में जो जनरल वीके सिंह की छवि थी, वो सरकार से भी लड़ गए, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से जो उनका टकराव था अपने रैंक को लेकर और वो रिटायरमेंट को लेकर, आपको याद है इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी थी, मतलब वो तो तख्ता पलट तक की बात हो गई थी। लेकिन खैर, जनरल वीके सिंह जो है वो 2 बार से वहां पर सांसद चुने गए। उससे पहले राजनाथ सिंह बम्पर वोटों से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो भी भारतीय जनता पार्टी से वो जीते थे। उसके बाद वो छत्री सीट मानी जाने लग गई थी, चूंकि राजनाथ सिंह वहाँ चले गए थे। फिर वीके सिंह जीते 3 बार, जब वहाँ छत्री जीत गए तो माना जाने लगा कि वो छत्री सीट पारंपरिक सीट हो गई। वहाँ पर ठाकुर वोट भी काफ़ी है। लेकिन इस बार ये मैंने आपको पहले बताया कि पहले वहाँ पर बनिया चुनाव जीतते रहे हैं, मतलब बनिया सीट भी रह चुकी है। लेकिन अतुल गर्ग की चर्चा सिर्फ बनिया होने की वजह से नहीं है, वो राज्य सरकार में मंत्री हैं और उनको टिकट मिलने को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब उन चर्चाओं पर तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को लेकर, ये उन तमाम सीटों में से एक सीट है जिसके टिकट को लेकर पार्टी के अंदर भी काफी चर्चा है। तो क्या मतलब ये किस तरह की चर्चा, धनबल या कुछ और? मतलब अब इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो, क्योंकि अब इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिला के ये है कि मतलब अतुल गर्ग का वहाँ पर आना लोगों को चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि एक तो वो विधायक हैं
और मंत्री भी हैं, रसूखदार हैं, उसके बाद किसी नए चेहरे को न ला के उनको देने की ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसा उनका कौन सा वहाँ पर था कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब वोट मिल जाएगा? तो इस तरीके की चीज़ें भी बहुत सारी आ मैं रही थी, इसीलिए इस सीट को लाया था, गाजियाबाद लाया की था। सीट। अब बात अगर मैं मथुरा की करूँ जी तो मैं फिर कहता हूँ कि मथुरा में दिक्कत ही, मथुरा में देखिए ऐसा लगता नहीं कुछ वहाँ उलटफेर होने जा रहा है, जी जी क्योंकि हेमा मालिनी का, लेकिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं सांसदों वाला है, तो विधायक हैं जो सब जगह जाते हैं, क्या लोग फोटो खिंचाते हैं मेरे साथ और क्या करते हैं, मुझे मीटिंग्स करनी होती, काम करना होता है। लेकिन देखिए वो सिने तारिका हैं, उनका जो अपने जो टेंट्रम्स भी चलते हैं, और वहाँ पर जो है चूंकि जाट बहुत हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो जाट बहुल सीट है, और उनको धर्मेंद्र की मतलब जो है अपने बिरादरी की बहू लगे है वो। बिल्कुल। अब जाट तो जाट कुल इन सब मिला चीज़ों का काफ़ी महत्व भी बहुत रखते महत्व हैं, रखते हैं बहुत उनके यहाँ, महत्व चूंकि उनकी जो रीत रिवाज और जो परंपराएं हैं वो जाटों के बीच में उसके बड़े मायने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और और फिर प्रत्याशी भी कोई भी ऐसा प्रत्याशी उनके सामने नहीं सामने है। मजबूत रखता भी नहीं है। अगर उनको लड़ना होता तो जब जयंत चौधरी विपक्ष में थे तो उनको टक्कर दे सकते थे। अगर मान लीजिए अगर हाँ, लेकिन उनका अपना एक ग्लैमर क्वेश्चन भी इतना वही कह ज्यादा रहे है हैं। कि जो जी और भी हैं, तो हेमा मालिनी दरअसल वो बसंती, वो घर घर में ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मतलब कुल मिला के उनका अपना काम चलता रहता है। और देखिए वो उसको आप एरोगेंस कह लीजिए, स्टारडम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार पहले राज्यसभा, अब 2 बार से तो भाई लोकसभा पहुंच गई, और अब 75 का पैरामीटर जो है पार कर चुकी, हाँ, उसके उसके बावजूद बाद भी भी उनको वोटिंग दिया गया। अब आई अरुण गोविल पे। मेरठ सीट बड़ी इंटरेस्टिंग, पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे अग्रवाल अग्रवाल साहब। साहब जी। तो भाई ठीक है, अग्रवाल की जगह वो सीट तो दी गई है, वो भी उसी कम्युनिटी को, वैश्य समुदाय से ही आते हैं अरुण गोविल, लेकिन उनकी पत्नी छत्री हैं, वो बता रहे जी हैं जी जी सबको, चौहान चौहान, वो बता रहे हैं कि मेरी पत्नी चौहानों की, इतनी राजनीति तो उन्होंने सीख ली है। सीख लिए। बाकी कुछ सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन जो है उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ये जाति संतुलन जाति बनाना। का और फिर दूसरी बात है कि अरुण गोविल, जैसे ही राम की बात आती है, तो जो चलचित्र में जैसे ही बात आती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक ऐसी तस्वीर आती है, क्योंकि उसको अरुण अरुण गोविल ही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, टीवी का जो चेहरा है। बहुत से रामायण बन गई, बहुत से सीरियल बन गए, लेकिन अरुण गोविल को वो बड़ा ऐसा प्रत्याशी, मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसा प्रत्याशी है वो, कि प्रत्याशी लोगों के पैर छूते हैं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं लोग उनके पैर एक छूते हैं। घटना अभी मैंने देखा, जी। उसमें एक महिला है, वो आ रही है, पैर छुआ उन्होंने, उनको बाकायदा माला पहनाया और आशीर्वाद लिया, और अरुण गोविल इतने भावुक हो गए कि उन उस महिला को उसने जो थी उनको गले लगाया और आशीर्वाद की मुद्रा जैसे कहते हैं। तो ये अपने आप में ये बहुत, इसका संदेश बड़ा जबरदस्त जाता है। हाँ देखिए, अब इमोशनल तरीके से वो जैसे कनेक्ट करें, लेकिन ईमानदारी की बात है कि वो उनके प्रचार के तरीकों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता बड़े परेशान हैं। जी जी क्योंकि वो स्टार हैं। बिल्कुल। अच्छा, हेमा मालिनी तो फिर भी चूंकि इतने दिनों से राजनीति कर रही थी, वो राजनीति कर नहीं रहे थे, विभाग तो वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको पॉलिटिकल जो उनका जो इनकरेक्टनेस है उनकी, वो एक बड़ी दिक्कत कर रही है, और वो है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो पिछले प्रत्याशी से कमजोर चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये जो कह सकता हूँ। एक सीट पर चर्चा हमें करनी पड़ेगी, गौतम बुद्ध नगर, महेश शर्मा की सीट है। इस सीट को लेकर वो सांसद रहे हैं, लगातार सांसद होते आ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर दावेदारी थी, यहाँ भी ठाकुर वाला जो जेवर के धीरेन्द्र सिंह, उनका भी दावा था। बीच में ये था कि जो विवाद हुआ वो त्यागियों का, और कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, फिर उन्होंने, ठाकुरों ने, बहुत लग रहा था कि टिकट उनकी कट जाएगी। तो इस सीट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। ये सीट अभय जी मानकर चलिए कि ऐसी सीट है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हालत पतली थी, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी की मुफीद सीट मानी जाती थी। जी। और यहाँ पर अर्बन वोटर बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे, चूंकि बुद्धिजीवी कह सकते हैं, अब बुद्धिजीवी कह दीजिए या मिडिल क्लास, जो उभरता हुआ जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ज़्यादा कोर वोट में, तो इतनी सोसाइटी ही, इतनी आरडब्ल्यूए हैं, तो आरडब्ल्यूए में इतना काम करके रखा गया है यहाँ पर बीजेपी ने, कि वहाँ पर जगह जगह उन्होंने शाखाएं लगवा दी संघ वालों ने, तो उसका बड़ा असर दिखाई पड़ता है। सोसाइटी में भी आपको बता दूं, सब जगह मैं देखता हूँ सुबह उठते अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी अभय जी, वो थी लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ पर एक समय शाम को निकलना थोड़ा लोगों को मुश्किल होता था, लेकिन लोगों का अब भरोसा जगा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई है, तब से निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पुलिसिंग भी अब बहुत दिखाई पड़ने लगी है, क्योंकि हम लोग तो लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, तो फिल्म सिटी तो आना ही होता था और सब जगह जाना होता था, इतनी पुलिस कभी नहीं दिखाई पड़ती थी, भी मान लीजिए कि और लगातार बढ़ती जा रही है, तो आवागमन भी बढ़ रहा है। तो समस्याएं हैं यहाँ दूसरे किस्म की, लेकिन कुल मिला के जो आम जनमानस है
उसको ये सब चीज़ें लगती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गांव का भी काफ़ी वोटर है, उसमें गुजर भी है, उसमें जाट भी है, ब्राह्मण भी यहाँ पर बहुत सारा है, तो और बनिया भी है। लेकिन कुल मिला के गुजरों की नाराजगी बहुत ज़्यादा एक समय महेश शर्मा से बताई जा रही थी। अभी हाल के मुझे लग रहा है एक साल के अंदर ये सब। और आप तो बता रहे धीरेन्द्र सिंह का नाम, राजनाथ सिंह के जो सुपुत्र हैं जो नोएडा से विधायक हैं, एक समय उनका नाम पंकज सिंह का भी चल रहा था, यहाँ पर काफी मजबूती से चल रहा था, विवाद का दौर चल रहा था। और पंकज सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन वो पिता पुत्र दोनों को सांसद का टिकट मिल जाए ऐसा भारतीय जनता पार्टी में अभी होना थोड़ा मुश्किल है। बाकी होने को इस बार तमाम उन्होंने मिथक टूटे हैं, अगली बार का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वे 75 का पैरामीटर उन्होंने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चयन मतलब जो रिपीट किए हैं इन्होंने, उसमें तो उनके पास वो थी, लेकिन जो बदलाव किए हैं उन बदलाव के पीछे लॉजिक थोड़ा सा जो है कम समझ में आ रहा है कि आखिर भाई पिछली बार अमरोहा की सीट ही थी इन 8 सीटों में से जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वरना बाकी तो सब जीती हुई सीटें उसकी थी। एक सीट और भी अगर इसमें और कुछ गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर वाले सीट में अगर एक सीट और कहें, बागपत की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और इस बार मुझे लग रहा है कि करीब 4.5 दशक का एक इतिहास है जब चौधरी चरण सिंह का परिवार इस चुनाव में नहीं है। ये अपने आप में भले बीजेपी के वो सहयोगी हैं, लेकिन ये इस सीट को आप कैसे, मतलब इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, लगातार वहाँ से बागपत की जनता ने चौधरी चरण सिंह की विरासत को तो नकार दिया ना। वहाँ से उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे ज़्यादा भरोसा रहता है ना। क्योंकि देखिए बागपत, मुझे कहने में संकोच नहीं है, जयंत चौधरी भले ही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हूँ, लेकिन बागपत मैं आपको बता रहा हूँ 2013-14 जब 14 का चुनाव होना था, तब मैं उस समय गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, सड़कों की जो हालत थी वहाँ पर, मतलब सांसद निधि का पैसा भी सड़कों पे नहीं खर्च होता था, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च होता था। चौधरी अजीत सिंह ने ये हालत कर रखी थी उस इलाके की, मंत्री रह चुके थे, ताकतवर थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों का बाहर से कनेक्शन हो, चाहते नहीं थे। मतलब 2014 का चुनाव जब चौधरी अजीत सिंह हारे हैं, तो मुझे लगा, जब वहां से लौट के आया तो मुझे लगता था कि ये कैसे चुनाव जीत सकते हैं। मैं अपनी बात आपको बताऊं, इतना खराब रोड, मतलब इतनी खराब रोड मुझे कहीं पर नहीं दिखाई पड़ी जितनी खराब रोड बागपत में थी। मैंने 2014 में लोगों को आशा जगी कि भैया इनको बदलो। जब सतपाल आए, वो पुलिस कमिश्नर मुंबई के, अच्छा वो भी जाट ही थे, तो उनको लगा भाई ये तो आदमी काम ही ना आवे। अच्छा, यूथ में जो है मोदी का मैजिक चल रहा था, खास तौर से जो जाट लड़के थे। बाद में जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उसमें लोगों का कुछ रुख बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन उस समय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल उनको लगता था कि ये 56 इंच की छाती जो है वो आके हमारी सारी चीजें ठीक करेंगी। उसी समय मुजफ्फरनगर दंगे भी हुए थे, तो उन दंगों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। और जब मामला रोटी बेटी पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अलग किस्म का माहौल होता है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर अकूत समर्थन दिया था। अब तो खैर चौधरी साहब का परिवार भी है, भारत रत्न भी दिया जा चुका है। अभी देखना होगा कि भाई किसान आंदोलन 2 बार जो हो चुका है उसका कुछ असर यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आमतौर पर जब आंदोलन सफल अगर होना होता तो वो हो चुका होता, लेकिन चौधरी जयंत के आने के बाद से उस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भी नहीं जुटे वहां पर, वरना इसीलिए आंदोलन सफल नहीं हो पाया। क्योंकि सिख यहाँ पर आके बैठे तो आके पंजाब से, लेकिन उनको हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट कम्युनिटी के लोग थे उनका भी समर्थन था। तो ये भारत रत्न और चौधरी अजीत सिंह का आलाना सिर्फ सीट के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। ये सारी चीजें थी। तो मुझे लगता है कि बागपत भी जो है इस लिहाज से, अब चूंकि चौधरी साहब का परिवार भी उनके साथ, तो बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं आपके पास बिहार के लिए लेके जाऊंगा, जो बिहार की जो आपको समझ है, क्योंकि वहां पर तारिक अनवर जैसे भी दिग्गज हैं, पप्पू यादव भी हैं। तो क्या लग रहा है इन सीटों पर किस तरीके से, अगर सीट वार में आपसे करूं, क्योंकि ज्यादातर सीटें तो एनडीए के पास ही थी पिछली बार। सीट बस सिर्फ किशनगंज की सीट है, वो थी। तो हम शुरू किशनगंज से ही किशनगंज से शुरू करिए। किशनगंज जो है वहाँ भाजपा का कोई, भाजपा तो वहाँ खैर उसका कैंडिडेट भी नहीं है, जदयू ने अपना कैंडिडेट दिया। तो किशनगंज सीट जो है, अब इस बार मान के चलिए कि कांटे की लड़ाई जो है AIMM जो MIM ओवैसी की पार्टी जो अख्तरुल इमान है, वो वहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फाइट देंगे कांग्रेस को। क्योंकि ईमान साहब जो हैं सिर्फ 60 या 65 हज़ार से पिछली बार वो हारे थे, वो विधायक भी रहे। तो मुझे लगता है कि किशनगंज की सीट जो है वो इस बार खाता खोल सकती है ओवैसी की पार्टी का। ये बहुत बड़ा, मतलब ये एक तरह से मान, अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आरजेडी और जेडीयू में से कोई नहीं जीतेगा यहाँ? बिल्कुल, ये मतलब बीजेपी जो बीजेपी की बजाय वहां तो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और
कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा जो विजेता सांसद थे उनको ही उन्होंने उतारा है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार इमानुल जो अख्तरुल इमान जो चुनाव लड़े थे, तो इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि जदयू जो है, जदयू का भी मुस्लिम ही उम्मीदवार है, तो आप मान के चलिए कि ओवैसी के लिए लड़ाई मुझे लगता है कि आसान हो गई है। और दूसरा कारण ये है कि आज जो है आज या कल एक वायरल है वीडियो ओवैसी साहब का, उनका है ये बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वो शपथ दिला रहे हैं। वो वीडियो बहुत वायरल है। उन्होंने साफ तौर पर मतलब अपने जो भी वहाँ आए हुए कार्यकर्ता होंगे या जितने भी लोग थे उनसे ये शपथ, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। और मुझे लगता है कि अंदर खाने, आपने देखा ही होगा पिछली बार आपने एक प्रोग्राम भी किया था कि किस तरीके से लालू प्रसाद से उनका अंदर खाने पैक्ट हो गया है और उन्होंने सीटें जो हैं अब जैसे कुछ सीटों पर उन्होंने अपने अच्छा, एक चीज और है, बीजेपी भी अब कोई उनके ऊपर रियायत नहीं बरत रही है। उनके खिलाफ वहां पर हैदराबाद में ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। जो रेडी कांग्रेस पार्टी ने वहां जबरदस्त एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। मतलब कहाँ कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होगा उनकी पार्टी का। रेवंत रेड्डी और उनके भाई अकबरुद्दीन लंदन में दोनों पैक्ट अपना समझौता कर रहे थे कि किस तरीके से किया, और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, तो बड़ी मुश्किल है। फिर से बिहार पे आते हैं, तो ये सीटें जो है किशनगंज बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वो सीमांचल की सीट है और काफी मायने रखती है, क्योंकि पिछली बार भी रनर अप थे बता तो रहा हूँ 60 या 65 हज़ार से उन्होंने वो सिर्फ हारे थे। और वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत है, मतलब आपको जीतना जो भी है वो मुस्लिम ही जीतेगा। लेकिन अब ये कौन पार्टी, और लगातार वहाँ से सांसद मुझे लगता है कि सिर्फ एक बार कोई हिंदू रहा है, नहीं तो मुस्लिम का ही मुस्लिम ही सीटें ये रही। मतलब भाजपा से भी जब बने थे तो शहनवाज बने थे, वो भी मुस्लिम ही थे। बिल्कुल जी। तो ये सीट, और जो दूसरी सीट है वो कटिहार सीट है। कटिहार पे तारिक अनवर, और उनके लिए बड़ा बवाल भी हुआ। आपने देखा होगा कि जदयू और जो कांग्रेस के बीच जो महागठबंधन में कटिहार भी एक ऐसी सीट थी जिसको लेकर काफी उनके अंदर चल रहा था। और ये ही एक सीट है जहां ओवैसी साहब ने एक तरह से वो समझौते वाली सीट मान के चलिए कि प्रत्याशी नहीं दिया तारिक अनवर साहब के लिए। बिल्कुल कहा था कि नहीं मैं अपना यहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा, लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन जी। और बिहार की अगर सबसे हॉट सीट कहें तो वो पूर्णिया है। बिल्कुल, बीमा पूर्णिया सीट जो है, मुझे तो ये लगता है कि मुझे पप्पू यादव की राजनीति पे लगता है कि बेचारे इतने दिनों से जन अधिकार पार्टी के बैनर तले अपनी राजनीति कर रहे थे। बड़ा एक तरह से मान के चलिए कि काफी मजबूती से वो लोगों के साथ जुड़ते भी थे, और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने विलय किया, अपने पार्टी का विलय कर दिया, क्योंकि उनकी पत्नी भी कांग्रेस पार्टी की नेता है, सांसद हैं। तो उसके बावजूद लालू प्रसाद का, आप सोचिए लालू प्रसाद की राजनीति बिहार में किस तरीके से उनका दबाव है, इतना प्रभुत्व एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव की राजनीति को उन्होंने बिल्कुल हाशिए पे ला दिया। वो चाहते नहीं किसी यादव को पनपने दिया जाए, कोई पनपे उनके बेटे के आगे। इसी तरीके से कन्हैया को भी वहां से बुक कर दिया, कोई भी ऐसा चेहरा जो है उभर ना पाए। लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव की भी दिलेरी कही, क्योंकि वो उनका आंकड़ा लालू यादव से बहुत पहले से लड़ता ही चला आ रहा है ना भाई। गुंडा माफिया कुछ भी कहिए, लेकिन वो जंगल राज के दौरान भी वो लड़ता ही चला आ रहा था। खट्टा मीठा उनका संबंध रहा है, लेकिन खटासी ज्यादा रहा है, क्योंकि वो राइवल के तौर पर लालू यादव उनको लेते रहे। तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण है, और राजद ने वहाँ पूरी ताकत लगा दी है। राजद बीमा भारती के लिए, और बीमा भारती पहले जदयू में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू से और उनको आई, और उनके लिए पता नहीं स्पेशल प्लेन से जाके जो नामांकन कराया जा रहा है। तो मान के चलिए कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूर्णिया में खासकर ये पप्पू यादव कम से कम वहाँ बिहार से 5 बार सांसद रह चुके हैं, तो ये उनके बहुत प्लस पॉइंट है। हालांकि वो भी जो बीमा भारती हैं वो भी जदयू की अच्छी नेता रही हैं, विधायक रही हैं, सब कुछ। लेकिन पब्लिक कनेक्ट अगर व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो मुझे लगता नहीं कि पप्पू यादव ज्यादा पूर्णिया में किसी का होगा। ये आप बता रहा हूँ कि इस चरण में सबसे हॉट सीट जो है वो पूर्णिया है। 5 सीटें हैं, उसमें बहुत सारी वहाँ एक तरह से मान के लिए तारिक अनवर अपने जमाने के कितने बड़े नेता रहे हैं। किशनगंज जो है वो अपने सीटों को लेकर वहाँ व्यक्तित्व से ज्यादा जो है वो सीट अपने आप में बहुत बिल्कुल। भागलपुर सीट है, वहाँ से अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कभी बड़े दिग्गज नेता, बहुत कुछ विधायक ये सब रहे। उनकी बेटी जो है वो अभिनेत्री है, वो पूरा एक तरह से
चुनाव प्रचार नेहा में शर्मा। हाँ अपने पिता के लिए कर रही नेहा थी। शर्मा ना नेहा शर्मा। 2 बहनें हैं उनकी। अब ये तो नहीं, मैं नेहा शर्मा क्योंकि वही अभिनेत्री है तो मैं जानता हूँ। तो ये ये भूमिहार है मेरे ख्याल से ना। शायद, हाँ जी, भूमिहार ही है वहाँ नेहा शर्मा शर्मा। टाइटल लोग हाँ लिखते जी, हैं। राजेश शर्मा जी भूमिहार ही तो हैं। अब उनके लिए, लेकिन भागलपुर सीट में जो अभी मौजूदा जो सांसद हैं जदयू के, तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। हाँ, सेलिब्रिटी का मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में भी उतनी मजबूत नहीं है कि जो इतना टक्कर दे दे। हाँ, ये जरूर है कि अब सेलिब्रिटी को वहाँ लाकर एक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन अब वो तो नतीजे बताएंगे। इसके अलावा एक सीट बांका की सीट है, वो कभी समाजवादी गढ़ रहा करता था, और बिल्कुल। दिग्विजय सिंह, ये दिग्विजय सिंह नहीं, मध्य नहीं, प्रदेश वाले दिग्विजय नहीं, वो दिग्विजय सिंह जिनका जब सब जानते हैं उनको। नीतीश कुमार को बिल्कुल सामने से अगर किसी ने टक्कर दी, हाँ, पार्टी में रह के, भैरव सिंह शेखावत के बिल्कुल, दत्तक पुत्र कहे जाते बिल्कुल थे। दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना दिलेर चेहरा, जो बिल्कुल निडर हो। तो वो सीट खैर अब एक तरह से मान के चलिए कि उनके मरने के बाद वो सीट चली गई। अब दूसरे चेहरे हैं, उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा, पुतुल कुमारी लड़ती थी जी। लेकिन वहाँ सीट जो है गिरधारी यादव और 2 यादवों के बीच है। जयप्रकाश नारायण लालू यादव के बहुत करीबी, और गिरधारी यादव अपने आप में बहुत बड़े चेहरे हो गए हैं जी। तो ये बिहार का फिलहाल का ये दूसरे चरण का समीकरण है। और बिहार का चुनाव मुझे लगता है कि इस चरण में काफ़ी पप्पू यादव ने इस चुनाव को दूसरे चरण में काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया है। बिल्कुल। तो मतलब मुझे लगता है कि देखिए, अगर यूपी बिहार, और हमें लगता है कि हम कंक्लूड करेंगे इस चर्चा को इस नोट के साथ में कि देखिए, पहले तो बुलंद भारत टीवी की तरफ से सबसे यही अपील है कि आप सब लोग जिनके भी क्षेत्र में मतदान हो रहा है, मतदान करके भैया वीकेंड लंबा छुट्टी मनाने चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतदान जरूर कर लिए। क्योंकि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो फिर किसी भी सरकार से कुछ भी कहने के आप अधिकारी नहीं हैं। आप किसी को भी मत दे रहे हैं, वो आपका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन उसका प्रयोग जरूर करें। और मुझे लगता है लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा सौंदर्य अगर कोई श्रृंगार है तो वो नीली स्याही है जो आपकी उंगली पर लगी हुई होती है। तो उसको लगाइए और मतदान करिए। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, किसी के भी पक्ष में हो, किसी भी पक्ष में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये होता है कि इस महोत्सव में सब लोग भाग लें। और यूपी बिहार समेत जो केरल की जो सीटें हैं, ये नज़रें खास तौर से रहेंगी। और ख़ास बात है कि इसमें कुछ बाहुबली भी हैं, कुछ धनबली भी हैं, और कुछ स्टार भी हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरफ ऊँट करवट लेता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है और बयानों में आग लगी है, तो ये तो मानकर चलिए कि इस बार कार्यकर्ता किसी भी पक्ष का हो, वो ज़्यादा सक्रिय हो सकता है, आपको दिखाई पड़े। इतना ही अभी कहेंगे, और देखते रहिए आप बुलंद भारत टीवी। मुझको और अभय जी को दीजिए इजाज़त। ताकत आपकी।